नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लॉ बाय कीर्ति में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में। इस विषय का नाम है कल्प संविदा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनका निर्माण किस प्रकार से होता है तथा ये विधि के क्षेत्र में किस प्रकार मायने रखते हैं। क्या इनका निर्माण पक्षकारों द्वारा होता है या विधि के द्वारा होता है, क्या पक्षकार स्वयं इनका निर्माण करते हैं संविदा के द्वारा, इसके बारे में आज हम सब कुछ पढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन में कहाँ से कहाँ तक आते हैं, तो धारा 68 से धारा 72 तक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। यदि आपसे प्री में ये सवाल पूछा जाता है कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कौन से अध्याय में बताया गया है, तो आप बताएंगे अध्याय 5 में बताया गया है। और ये कौन से सेक्शन में बताया गया है, तो आप बताएंगे सेक्शन 68 से सेक्शन 72 तक बताया गया है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। कहाँ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जुडिशरी में प्री और मीन्स के पर्पज से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मीन्स के पर्पज से ये आराम से 4 या 8 नंबर का मीन्स का एक सेपरेट सवाल बना सकता है। मीन्स में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि धारा 68 से धारा 72 तक बताइए। मीन्स में आपसे पूछा जाएगा कि क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से इससे संबंधित प्रावधान बताइए। तो आप क्वासी कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर धारा 68 से 72 तक पूरा लिखेंगे। तो ये आपका आराम से 8 या 4 नंबर का बहुत अच्छे से सवाल बन सकता है। अब बात करते हैं प्री। तो प्री में इसमें से ये पूछा जा सकता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट किस अध्याय में बताया गया है, कौन कौन से सेक्शन में बताया गया है, या फिर 68, 69, 70 खुद सेक्शन अपने आप में प्री के एक एक दो सवाल बनाते चलते हैं। ठीक है, प्री में ऐसे भी पूछा जा सकता है भारतीय संविदा अधिनियम 1872 में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कौन सी धारा में बताया गया, तो आप बताएंगे धारा 68 से धारा 72 तक कल्प संविदा के बारे में बताया गया है। ठीक है, इससे संबंधित इसमें प्रावधान बताए गए हैं। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि कल्प संविदा आखिर होती क्या है। तो हमें वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और अपनी कॉपी पे नोट्स लेके बैठ जाना है, जिससे कि जो हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसे हम खुद से नोट डाउन कर लें। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल्प संविदा होती क्या है। तो कल्प संविदाएं क्या होती है? अगर हम नॉर्मल संविदा की बात करें तो नॉर्मल संविदा किसके द्वारा बनाई जाती है? पक्षकारों के द्वारा। हम समझते हैं। चलिए, नॉर्मल संविदाएं जो होती है ना, वो पक्षकारों के द्वारा बनाई जाती हैं। किसके द्वारा बनाई जाती हैं? चलिए नहीं रही है, 1 मिनट रुकिए आप। नॉर्मल जो संविदा होती है ना, वो पक्षकारों के द्वारा एक संविदा या करार करके बनाई जाती हैं। कैसे? जैसे ए बी से कोई प्रस्ताव देता है, ये प्रस्ताव को एक्सेप्ट करता है, ये वचन में परिवर्तित होता है, विधिपूर्ण यदि इसका उद्देश्य और विधिपूर्ण इसका प्रतिफल होता है तो ये एक करार का रूप लेती है, और यदि करार विधि द्वारा प्रवर्तनीय है तो वो एक संविदा का रूप ले लेता है। ये नॉर्मल संविदा की हम बात करते हैं कि जहाँ पर एक पक्षकार दूसरे को प्रपोजल देता है, दूसरा एक्सेप्ट करता है, फिर इसमें प्रतिफल होता है, उद्देश्य सब कुछ विधिपूर्ण होता है और विधि द्वारा प्रवर्तनीय होती है, तो एक संविदा कहलाती है। अब हम बात करते हैं कल्प संविदा इससे किस प्रकार भिन्न है। कल्प संविदा में दोनों पक्षकार आपस में कोई करार नहीं करते, कोई संविदा नहीं करते। इसका निर्माण जो होता है वो विधि स्वयं करती है। कैसे करती है? इसमें कभी भी दोनों पक्षकार आपस में बैठ के एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक्सप्रेसली एग्रीमेंट नहीं करते, अभिव्यक्त रूप से बताते नहीं हैं कि मैं आपको अपनी घड़ी बेचना चाहता हूँ, या मैं आपको अपना घर बेचना चाहता हूँ, या मैं आपके साथ ऐसा करार करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता है। ये कैसी होती है? विवक्षित संविदा होती है। कैसी संविदा होती है? विवक्षित संविदा होती है। एक आभासी संविदा होती है, एक गर्भित संविदा होती है। ठीक है, एक प्रलक्षित संविदा होती है, छद्म संविदा होती है। ये इसके नाम है। ठीक है, कौन कौन से नाम है? इसे आप आभासी संविदा भी कह सकते हैं। ठीक है, कल्प आप जानते ही हैं, कल्प इसका नाम है। और इसका नाम क्या है? गर्भित संविदा है। ठीक है, विवक्षित है। विवक्षित कैसे? अभिव्यक्त नहीं है, विवक्षित है। ठीक है, और प्रलक्षित संविदा है, ये इसके नाम है। और छद्म संविदा है। ये सब कल्प संविदा के नाम है। ठीक है, ये संविदा कैसे, इसका निर्माण कैसे होता है, ये हम जब धारा 68 से 72 तक पढ़ते हैं हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है। पर अब एक छोटा सा एक ऊपर का इंट्रोडक्शन ले तो इसका निर्माण ऐसे होता है कि मान के चलते हैं एक व्यक्ति है जो बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मतलब इतना ज़्यादा बीमार है कि वो अपनी दिनचर्या भी नहीं कर सकता। उसकी इतनी तबीयत ख़राब है कि वो मतलब
बाहर जाके खुद को दिखवा भी नहीं सकता, ना अपना इलाज करवा सकता है। इलाज करवाने के लिए उसके पास पैसे हैं, पर उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसको हॉस्पिटल तक ले जाए। वो बिल्कुल अकेला है, भले ही करोड़पति है पर बिल्कुल अकेला है। ठीक है, एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति आता है और इसकी देखभाल करता है, इसे खाना देता है, खाना बना के देता है, इसको डॉक्टर के पास ले जाता है, सब कुछ करता है। ठीक है, अब ये संविदा ना तो इसने संविदा की थी इससे कि आओ और मेरी देखभाल करो, और ना बी ने बोला कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा तो तुम बदले में मुझे रुपए दे देना। पर ये एक विवक्षित संविदा है, ये एक आभासी संविदा है, ये कल्प संविदा है। ऐसा माना जाएगा कि यदि भविष्य में आप सही होते और आपके पास कुछ संपत्ति है तो आप संपत्ति में से उसे एक प्रतिकर के रूप में कुछ दें, क्योंकि उसने आपकी इतनी सेवा करी। ठीक है, भले ही आप दोनों के बीच कोई संविदा नहीं है, एक अभिव्यक्त करार नहीं है, पर आप देखें इस व्यक्ति ने आपकी ज़रूरत के समय आपकी मदद की, और आपके पास यदि संपत्ति है तो आप उसे उसमें से कुछ उसे प्रतिकर दें कि उसने आपकी इतनी मदद करी। ठीक है, और ये बी जो है वो बोल भी सकता है कोर्ट में जाके कि देखिए इनके समय मैंने इनकी इतनी मदद की थी, अब ये मुझे अपनी संपत्ति में से कुछ दे दे। या तो ए दिवालिया हो तो कुछ हो ही नहीं सकता, बट ए के पास यदि संपत्ति है तो बी का इसमें हक बनता है कुछ लेने का। ये कल्प संविदा कही जाती है। आप समझ चुके होंगे कल्प संविदा इस प्रकार की संविदा होती है जो जिनका अभिव्यक्त रूप से करार नहीं किया जाता, जहाँ एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने जो उसके भाव होते हैं उन्हें व्यक्त नहीं करता। ठीक है, मतलब यहाँ पक्षकार जो होते हैं आपस में बैठ के संविदा नहीं करती हैं, ये अपने आप इसका निर्माण विधि करती है। विधि देखती है कि आपके पास हाँ इतना है और इसने आपकी मदद की तो आपको उसे देना चाहिए अपनी संपत्ति में से। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे सेक्शन के बारे में कि मीन्स में कैसे हम लिखेंगे और हम सेक्शंस में कैसे प्री के सवाल इसमें से बन सकता है। यदि हम मीन्स की बात करें तो मीन्स में हम सबसे पहले कल्प संविदा का एक इंट्रो देंगे। कैसे इंट्रो देंगे? हम इंट्रो देंगे कि कल्प संविदा क्या होती है। आप बता सकते कल्प संविदा किस प्रकार की होती है। ये इसमें आपस में पक्षकार बैठ के संविदा नहीं करते, ना ही अभिव्यक्त रूप से इसमें करार किया जाता है, ना इसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से बोलता है कि आप ये काम करें अथवा ये काम से प्रवृत्त रहें, ये मुझे वचन दे, ऐसा इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, जो सामान्यत है, जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें क्या होते हैं, उसमें पक्षकार कार्य करते हैं। क्या करते हैं? पक्षकार किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने का करार करते हैं। तो मीन्स में हमें सबसे पहले कल्प संविदा की डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, कि ये सामान्य संविदा से किस प्रकार भिन्न होती है। सामान्य संविदा में जो होता है वो कल्प संविदा में नहीं होता। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72। ठीक है, इसके पहले हम लिखेंगे कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के अध्याय 5 की धारा 68 से 72 में कल्प संविदा के बारे में प्रावधान बताए गए हैं। उसके बाद हम धाराओं को मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जाना कि कल्प संविदा होती क्या है, इसका हमने एक इंट्रोडक्शन लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम धारा 68 से धारा 72 तक डीपली पढ़ेंगे और इसका एक मीन्स का आंसर फ्रेम करेंगे, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में आपको पूरा 60 से 70 तक पढ़ाऊँ तो वो बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा, तो हम इसे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हमने जाना कल्प संविदा क्या होती है, ये किस प्रकार इसका निर्माण होता है, ये विधि द्वारा निर्माण किया जाता है कि एक पक्षकार ने आपकी मदद किया तो आपकी संपत्ति में से वह कुछ ना कुछ पाने का हकदार है। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल 68 का ले लेते हैं। 68 को अच्छे से पढ़ेंगे, बाद में छोड़ नहीं रहे हैं, और हम इसमें ले लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखा है कि खा को जो पागल है जीवन में उसकी स्थिति के युग आवश्यक वस्तुएं एक व्यक्ति प्रदान करता है तो वह उसकी संपत्ति में से कुछ पाने का हकदार है। ठीक है, हम एक मान लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है जो पागल है। ठीक है, तो बी उसे उसके ज़रूरत की सारी चीज़ें प्रदान करता है तो वो उसकी संपत्ति में से कुछ प्रतिकर लेने का हकदार है, कंपनसेट लेने का हकदार है। ठीक है, प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। प्रतिपूर्ति को हम एक न्यूमरेशन कह सकते हैं, मुआवजा टाइप कह सकते हैं, या हमसे प्रतिकर भी कह सकते हैं। प्रतिकर बोलेंगे, कंपनसेशन बोलेंगे तो कंपनसेशन तो ऐसा होता है जब आपकी कुछ हानि हो जाए तो आपको मिले, पर हानि नहीं हुई ना, मुआवजा बोल सकते हैं इसमें कि हम मुआवजा ले रहे हैं, क्योंकि हमें कुछ हानि तो हुई नहीं, हमने उसकी मदद करी तो हमें हानि नहीं हुई, बट हम एक मुआवजा ले रहे हैं। ठीक है, पर ये जो केस है ना ये माइनर पे लागू नहीं होता। कैसे नहीं होता? माइनर पे नहीं होता। अगर आप माइनर का कुछ कर दो ना तो माइनर जो होता है वो पर्सनली नहीं होता, बट आप माइनर की हेल्प कर रहे हो तो उसके जो गार्जियन है आप उससे ले सकते हो। आपने माइनर की कुछ हेल्प कर दी तो आप उसके माता पिता से ले लो, आप माइनर पे वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। ठीक है,
माइनर क्या होता है, वो पर्सनली लायबल नहीं होगा। जैसे कि आपने कुछ माइनर, एक व्यक्ति है, एक अवयस्क व्यक्ति जो 18 से कम उम्र का है, आपने उसकी कुछ हेल्प कर दी ना, तो आप क्या करोगे, उसके पेरेंट्स से ले लोगे, उससे लेने के हकदार नहीं होगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय बाय।